चलिए आज देखते हैं वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, इसके पहले पढ़ चुके हैं वृत्त, वो था ज्योमेट्री का हिस्सा। ये है आपका वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल मेंसुरेशन। ठीक है ना। इसमें हम लोग 4 टॉपिक पढ़ेंगे। पहला पॉइंट रहेगा वृत्त का परिमाप, दूसरा पढ़ेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, तीसरा पढ़ेंगे त्रिज्यखंड, चौथा पढ़ेंगे वृत्तखंड। ये 4 पॉइंट ख़त्म, चैप्टर ख़त्म। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं वृत्त का परिमाप। सबसे पहला पॉइंट वृत्त का परिमाप। परिमाप का इंग्लिश होता है पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ए सर्किल। ऐसे तो कहा जाता है कि हम लोग इसे परिमाप नहीं बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं परिधि। परिमाप कहते हैं चौड़ा वाला जो हिस्सा रहता है ना, जैसे आयत बोला जाए तो आयत के चारों भुजाओं का योगफल परिमाप कहलाएगा, लेकिन वृत्त के चारों तरफ की लंबाई परिधि कहलाएगी। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं किसी वृत्ताकार पथ की कुल लंबाई को वृत्त का परिमाप कहते हैं। ठीक है, क्या बोले? किसी वृत्ताकार पथ की कुल लंबाई को वृत्त का परिमाप कहते हैं। यहाँ लिखाएगा इसे वृत्त की परिधि, या इंग्लिश में बोल सकते हैं सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्किल, सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्किल कहते हैं। ये हो गया। तो हम लोग वृत्त का परिमाप पढ़ रहे हैं, या ऐसे भी जान लीजिए 2D फिगर, मतलब जिसमें 2 डायमेंशन हो या 2 बीमी है, जिसमें केवल लंबाई चौड़ाई हो। तो उसमें क्या होता है कि उसके चारों तरफ की लंबाई जो रहेगा ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? परिमाप। अब यही है कि अगर वृत्ताकार रहा तो परिधि कहेंगे, अगर चौड़ा हिस्सा रहा तो उसे परिमाप कहेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया। आगे देखिएगा नोट पॉइंट। अब ये है ना कि परिमाप तो हो गया, तब वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर। तब वृत्त का परिमाप आया कहाँ से, उसको थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। देखिए ध्यान से, को पहले देखिए, कहा जाता है किसी भी वृत्त की परिधि तथा उसके संगत व्यास, व्यास का इंग्लिश डायमीटर, व्यास का अनुपात अचर होता है। अचर, अचर मतलब हो गया कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब वैसा वैल्यू जो चेंज कभी नहीं हो। अचर होता है जिसे यूनानी भाषा पाई से, ये हो गया यूनानी भाषा पाई, पाई से सूचित किया जाता है। इसमें ध्यान रखने वाली की बात क्या है कि आपके पास छोटा भी वृत्त हो, ठीक, छोटा, उसका परिधि लीजिए और व्यास को भागा दे दीजिए, तो उतना ही वैल्यू आएगा जितना बड़ा वृत्त लीजिए और उसके व्यास को भागा दे दीजिए। ठीक है, मतलब छोटा से छोटा वृत्त और बड़ा से बड़ा वृत्त, दोनों में से कुछ भी लीजिएगा तो उसमें क्या करना है, उसके परिधि और उसके व्यास को जब भी भागा दीजिएगा तो एक वैल्यू आएगा। उस वैल्यू का मान बताएंगे हम, उस वैल्यू को ही हम लोग पाई करते हैं। जैसे देखिएगा, दैट इज वृत्त की परिधि
बटा वृत्त का व्यास, दोनों का होता है पाई। ये क्या होता है? पाई। इसको हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से, वृत्त की परिधि, चूंकि व्यास है, व्यास कहते हैं 2r को, किसको कहते हैं? 2r। ये हो गया पाई। अब व्यास के जगह पे आप लोग d भी लिख सकते हैं, और d भी कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, d चाहे तो d भी कर दीजिए, d। तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा? दो फार्मूला। पहला, ये d भागा में, भागा से जाएगा उधर गुना, तो यहाँ लिख जाएगा वृत्त की परिधि बराबर पाई d। आप ये भी बोल सकते हैं। ठीक, आगे वृत्त की परिधि बराबर पाई, d का वैल्यू होता है 2r। d का वैल्यू यहाँ लिखना है तो लिख लीजिए कि d बराबर होता है 2r। r का मतलब त्रिज्या, r का मतलब त्रिज्या। तो यहाँ हो जाएगा आपका वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r। कोई दिक्कत? नोट तो ऐसे करना ज़रूरी नहीं है, हम ऐसे भी टेलीग्राम पे डलवा देंगे इसका जो भी होगा PDF। तो इसके आगे देखिएगा, 2 पॉइंट बता रहे हैं, बढ़िया से खाली ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को हो सकता है कन्फ्यूजन अभी भी रहता होगा। बहुत अच्छा पॉइंट है। यहाँ पे एक फार्मूला होता है, वृत्त की अर्ध परिधि, ठीक। दूसरा, अर्ध वृत्त की परिधि, दोनों अलग अलग होता है, ठीक है। अगर बोला जाए वृत्त की अर्ध परिधि तब पाई r, क्योंकि वृत्त की परिधि होता है 2 पाई r, 2 पाई r का आधा पाई r, ठीक। अगर बोला जाए कि अर्ध वृत्त की परिधि तब हो जाएगा पाई r प्लस r, ठीक। 2r जी, ये होता है 2r, ठीक है। ये क्यों बोले? ये हो गया आपका आधा वृत्त। आधा वृत्त में क्या होता है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होता है पाई r होता है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2r, तब पाई r प्लस 2r। तो अर्धवृत्त की परिधि हो गया पाई r, लेकिन बोला जाए कि अर्धवृत्त की परिधि पाई r प्लस 2r, मतलब यहाँ से चाहें तो r कॉमा लेके पाई प्लस 2 भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना, ठीक है। आगे चलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक। ये वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल साबित करने के लिए आप लोगों को बताए थे कि आप क्या कीजिए ना, एक वृत्त को 12 भागों में बांट दीजिए। ऐसे भी वृत्त को 12 भागों में डिवाइड करते हैं। दो लाइन 4 भाग, बारह हो गया। 1 भाग, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक। याद आया कुछ? पिज्ज़ा, इससे तो पिज़्ज़ा ही याद आता है, ठीक। ऐसा मान लीजिए कि एक बड़ा लार्ज पिज़्ज़ा ऑर्डर किए, 12 दोस्त थे, 12 क्या करेंगे, एक एक पीस। लेकिन दोस्त क्या होता है ना, होता है बदमाश, ठीक। कोई दोस्त बड़ा हिस्सा नहीं खाना चाहिए, सभी खाएगा तो इक्वल इक्वल, इसलिए पिज़्ज़ा का कटिंग एकदम इक्वल रहता है। तो क्या किए ना, थोड़ा सा खेल खेल में क्या किए, मतलब 12 दोस्त में क्या किए, 6 दोस्त बैठ गए। अब 6 दोस्त क्या किए, पिज़्ज़ा को सरियाने लगे टेबल पे। 1 पिज़्ज़ा, 2 पिज़्ज़ा, 3 पिज़्ज़ा, 4, 5, 6, 7, 8, 9। उधर जगह स्पेस कम गया, देखिएगा यहाँ बनाते हैं। 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आपका एक पिज़्ज़ा ये हो गया पहला पिज़्ज़ा, ये आपका दूसरा पिज़्ज़ा, ये आपका तीसरा पिज़्ज़ा, ये चौथा पिज़्ज़ा, ये पाँचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ये 10वां, 11 और ये हो गया 12 पिज़्ज़ा को सरिया दिए। ठीक है, ये जब पिज़्ज़ा सरियाता है ना तो ये लगभग, पूरा तो नहीं कह सकते हैं, लगभग एक आयत का रूप ले लेता। ठीक, अब जो बताने जा रहे हैं ध्यान से सुनिएगा सर। ये वृत्त की परिधि या चारों तरफ की लंबाई को क्या कहते हैं? पाई आर कि 2 पाई आर? 2 पाई आर। लेकिन अगर हम बोले कि सर अगर आधा ही लंबाई लेना है तो उसे पाई आर कहेंगे, तब पाई आर ऊपर हो गया, पाई आर क्या हो गया? नीचे। पाई आर ऊपर, पाई आर नीचे। तो ऊपर जब पाई आर किए हैं तो के गो पिज़्ज़ा जुटा ऊपर में? 1 2 3 4 5 6, मतलब ये 6 गो। इसे हम लोग कहते हैं चाप, इसे कहते हैं चाप, इंग्लिश में कहते हैं आर्क। क्या कहते हैं? आर्क। तो 1 चाप, 2 चाप, 3 चाप, 4 चाप, 5 और 6, जब 6 गो चाप मिलता है तो ये बनाता पाई आर। ठीक, तो इसको गौर से देखिएगा। तो 1 चाप, ये 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को आप पाई आर बोल सकते हैं। ठीक, अब 6 गो ऊपर है तो 6 गो नीचे भी क्या होगा? पाई आर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? जब अगर हम इस पिज़्ज़ा का ये टुकड़ा उठाते हैं तो ये जो है लंबाई, ये क्या कहलाएगा? आर। ये कहलाता त्रिज्या। और यही पिज़्ज़ा को जब सरियाते हैं तो ये आर बनता है, ये सब आर बन जाएगा। तो वृत्त को क्या किए? 12 टुकड़ा में बांट के उसे एक आयत का रूप दिए। ठीक है, अब कोई बोलेंगे कि सर अब 12 में क्यों बांटे, 8 में बांट दीजिए। तो बांट सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी बांटिएगा तो इवन नंबर में, सम संख्या। 12 भागों में बांटे, 12 भागों में बांट के उसे आयत का रूप दिए। अब चूंकि आधा हिस्सा ऊपर गया और इसका आधा हिस्सा नीचे आया तो टोटल लंबाई 2 पाई आर, तो आधा हो गया पाई आर, आधा हो गया पाई आर। कोई दिक्कत? ये हो गया त्रिज्या। मतलब ये भी देख लीजिए कि जितना आपको पिज़्ज़ा का ये टुकड़ा मिला है, आयत में भी तो उतना ही क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो दोनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बराबर। तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि किसी वृत्त को 12 त्रिज्यखंडों में बांटकर उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं या ज्ञात किया जाता है। ठीक है, कर सकते हैं भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम? हम लोग जानते हैं कि वृत्त की परिधि क्या होता है? वृत्त की परिधि 2 पाई आर। अगर हम बोले कि चूंकि 6 त्रिज्यखंडों के चापों की लंबाई आप लोग बता सकते हैं? 6 को बोले तो 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा? पाई आर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। फिर लिखेंगे चूंकि त्रिज्यखंडों को वृत्त से काटकर उसके द्वारा बनाए गए आयत की लंबाई पाई आर तथा चौड़ाई
क्या हो जाएगा आर। फिर से देखते हैं, आयत के क्षेत्रफल, आयत का परिधि तो साबित कर दिए, परिधि में बताए थे कि कोई भी वृत्त की परिधि और उसका व्यास को भागा दीजिएगा तो एगो निश्चित संख्या आएगा, उसे पाई कहते हैं। देखिए एक चीज़ तो नोटे करना भूल गए, यहाँ भी नोट कर सकते हैं। दो गो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे नोट करना, कर लीजिएगा। पाई का मान होता है 22/7, ठीक। पाई का मान 3.1416, ठीक। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक क्या है? अपरिमेय संख्या। ये दोनों एक दूसरे का विरोधाभास है। पाई का मान 22/7, तो पाई का मान अपरिमेय संख्या हो ही नहीं सकता है, ठीक। लेकिन स्टडी के लिए, सीखने के लिए पाई का मान किसी निश्चित बिंदु पर रोका गया, ये भी भागा दीजिएगा ना, ये कभी वैल्यू रुकने नहीं जा रहा पाई का, ठीक। तो पाई का मान 22/7 होते हुए भी पाई एक अपरिमेय संख्या, और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आता है। सबके दिमाग में क्या रहता है कि पाई का मान क्या है? 22/7, तो क्या होगा? परिमेय संख्या। परिमेय मारिएगा, गलत हो जाएगा। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या। तो परिधि तो हो गया था। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के लिए बोले थे कि इसे 12 त्रिज्य खंडों में बांट देते हैं। परिधि 2πr, 6 त्रिज्य खंडों की चाप की लंबाई πr। अब देखिए 12 त्रिज्य खंडों कहिए या 12 पिज़्ज़ा का टुकड़ा कहिए, ठीक। उस टुकड़ों को सरियाने पर एक आयत बना, आयत की लंबाई πr और आयत की चौड़ाई r। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा सर कि अगर हम वृत्त से आयत बना रहे हैं तो दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा? बराबर। तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल। अब आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई आपका πr और चौड़ाई कितना? r। इसलिए आपका वृत्त का क्षेत्रफल πr²। साबित हो गया? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को, ठीक है। इसे नोट करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं, ठीक। आगे ही बढ़ना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, बाकी तो PDF डला ही जाएगा। इसमें से थोड़ा सा और देखिएगा, इसमें अगर हम बोले आपसे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बोलिए, पूरा क्षेत्रफल πr², तो आधा कर दीजिए ½ πr², ठीक है। एक फिगर देखिएगा सर ध्यान से, इसे कहते हैं बलय। बलय या इंग्लिश में कहते हैं रिंग, RING रिंग। बलय का मतलब हो गया, बलय में होता है दो सकेंद्रीय वृत्त, कंसेंट्रिक सर्किल। इसमें क्या होता है कि छोटा वाला वृत्त का त्रिज्या बड़ा, छोटा, बड़ा वाला का बड़ा। जो बलय होता है, बलय में इसका क्षेत्रफल निकाला जाता है, इस भाग का, इस भाग का, ठीक। तो यहाँ पे आता है बलय का क्षेत्रफल। सिंपल है, बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटा वृत्त का, बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटा वृत्त का क्षेत्रफल। बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल πr², छोटा का छोटा πr², कॉमा ले लीजिए πr² माइनस r²। ये हो गया। तो आपका मेरे तरफ से परिमाप खत्म, क्षेत्रफल खत्म। अब आते हैं त्रिज्यखंड पे, ठीक है। तो त्रिज्यखंड ध्यान दीजिएगा, वृत्त का त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड को इंग्लिश में कहते हैं सेक्टर, सेक्टर ऑफ ए सर्किल। इसको ध्यान से देखिएगा, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक। वृत्त का त्रिज्यखंड पहले समझा देते, उसके बाद लिखाएंगे। तो कहा क्या जाता है कि अगर आप एक वृत्त लेते हैं, सर्किल, तो किसी वृत्त में कहीं पर भी दो गो त्रिज्या खींच दीजिए, कहीं पर भी,
तो किसी वृत्त में दो त्रिज्या और उसके संगत चाप, ये चाप है आर्क, तो ये हिस्सा जो है ये थीटा, ये हिस्सा कहलाता त्रिज्यखंड। यही हिस्सा को क्या कहते हैं? सेक्टर। यही तो परिभाषा आप लोग भी बना सकते हैं, किसी वृत्ताकार क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्या और संगत चाप से घिरा हो उसे त्रिज्यखंड कहते हैं। ठीक है, त्रिज्यखंड दो टाइप का होता है, अगर छोटा त्रिज्यखंड तो लघु और बड़ा रहे तो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। वृत्त का त्रिज्यखंड किसी वृत्ताकार क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याएं तथा उसके संगत चाप से घिरा हो उसे त्रिज्यखंड कहते हैं, उसे त्रिज्यखंड कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे पैराग्राफ चेंज करके बड़ा त्रिज्यखंड को दीर्घ त्रिज्यखंड तथा छोटा त्रिज्यखंड को लघु त्रिज्यखंड कहते हैं, लघु त्रिज्यखंड कहते हैं। कोई दिक्कत? आप चाहें तो पैराग्राफ फिर करके चेंज करके लिख सकते हैं। त्रिज्यखंड के कोण को त्रिज्यखंड का कोण या त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, बोले थे किसी वृत्ताकार क्षेत्र का, यहाँ पे एक फिगर और बनाएंगे तो काम मेरा बन जाएगा। देखिएगा, ये ओ ए बी, ये आपका थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग सब जानते हैं कि इसे त्रिज्यखंड कहेंगे, लेकिन इसे हम अभी लघु त्रिज्यखंड कहते हैं। कौन सा त्रिज्यखंड? लघु त्रिज्यखंड। तो दीर्घ त्रिज्यखंड कहाँ गया जी? तो अगर ये थीटा है तो बताए थे कि किसी बिंदु के चारों ओर 360 डिग्री का कोण बनता है। तो अगर ये थीटा है तो ये हो जाएगा आपका 360 माइनस थीटा। अब देखिए, दो गो त्रिज्या और संगत चाप, अब ये संगत चाप, ये देखिए यहाँ से ऐसे मिलाइए, इससे ऐसी पार्क बना के दौड़िएगा। ठीक, तो ये जो बाहर का हिस्सा हो गया इसे कहेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड। कोई दिक्कत? तो लघु त्रिज्यखंड ये, दीर्घ त्रिज्यखंड ये। अगर केवल त्रिज्यखंड बोले तो जिसमें थीटा लगेगा वो आपका त्रिज्यखंड कहलाएगा, जिसमें थीटा नहीं वो त्रिज्यखंड नहीं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? तो बताए थे कि वृत्त का त्रिज्यखंड तो किसी वृत्ताकार क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याएं तथा उसके संगत चाप। अब एक शब्द आता है संगत। क्या है संगत? मतलब हो गया पड़ोसी। संगत मतलब क्या? पड़ोसी। मतलब जो त्रिज्या के बगल में है उसी को संगत चाप कहते हैं। तो ये त्रिज्या के बगल में ये भी चापे हैं और त्रिज्या के बगल में ये भी चापे हैं, तो दोनों का दोनों चाप है, इसलिए ये संगत हो गया। तो संगत चाप से घिरा हो उसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं।
बड़ा को दीर्घ, छोटा को लघु, और त्रिज्यखंड में जो कोण होता है उसे त्रिज्यखंड का कोण तथा त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण। ठीक है, अब चलते हैं इसके क्षेत्रफल के बारे में, देखिए ध्यान से। चलिए अब देखिएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, हेडिंग दे देते हैं वृत्त के वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी तो सीधा सा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, ध्यान से देखिए, एक बात बताने जा रहे हैं आपको, चूँकि ये जो, ध्यान से एक बात को देखिएगा, ये आपका त्रिज्यखंड है, ये थीटा है। ठीक है, हम लोग दो जगह एक चीज़ देखें, जैसे पहले जब माँ सरस्वती का हम लोग मूर्ति लाते थे तो उनके पीछे मुकुट के लिए एक ऐसा रहता था, ऐसे खोलने वाला पंखी रहता था। मान लेते ये दोनों लकड़ी से ऐसे हैं, ये दोनों लकड़ी को ऐसे करेंगे, थोड़ा थीटा बढ़ा, थोड़ा और थीटा बढ़ा, और थीटा बढ़ा, ऐसे ऐसे करते करते ये पूरा 360 डिग्री का कोण बना देता। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये देखिएगा, पेन होना चाहिए तो मेरे पॉकेट में, मान लेते हैं कि ये है थीटा बना रहा, और ऊपर जाएंगे तो और थीटा बढ़ेगा, और जाएंगे और थीटा बढ़ेगा। जब ये पूरा को कर देंगे तो थीटा टोटल कितना डिग्री, 360 डिग्री। इसका मतलब आज एक चीज़ सीखेंगे कि वृत्त भी त्रिज्यखंड है, लेकिन कैसा त्रिज्यखंड, वैसा त्रिज्यखंड जिसका केंद्रीय कोण 360 डिग्री है। ठीक है, मतलब अगर आप चाहें तो नोट में लिख सकते हैं कि वृत्त को 360 डिग्री वाले 360 डिग्री केंद्रीय कोण वाले त्रिज्यखंड कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं। कोई दिक्कत, तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि 360 डिग्री केंद्रीय कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। हम जो बोलना चाह रहे हैं ध्यान से देखिएगा, वृत्त को 360 डिग्री केंद्रीय कोण वाला त्रिज्यखंड कहते हैं। इसका मतलब अगर 360 डिग्री केंद्रीय कोण वाला त्रिज्यखंड का अगर क्षेत्रफल लिखते हैं तब वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा ना, तब वो हो जाएगा कितना, पाई आर स्क्वायर। तो अगर केंद्रीय कोण 360 डिग्री तो क्षेत्रफल कितना, पाई आर स्क्वायर। अगर 360 डिग्री को 1 डिग्री में चेंज करते हैं तो क्षेत्रफल कितना, पाई आर स्क्वायर बटा 360। ये पढ़े थे एक एक नियम बचपन में, तो एक एक नियम नहीं जानते तो अभी सीख लीजिए कि अगर बड़का से छोटा होते हैं तो वहाँ भागा पड़ जाएगा सर, लेकिन सब जगह नहीं, कभी कभी बड़का से छोटा होते हैं ना तो वहाँ गुना भी करना पड़ता है। जैसे बोलते हैं 15 आदमी एक काम को 12 दिन में कर देता, 15 आदमी एक काम को 12 दिन में, तो एक आदमी उसी काम को कितना दिन में, ज़्यादा दिन में करेगा। क्या, अगर 15 आदमी कर रहा है तो थोड़ा कम मेहनत करना पड़ेगा, अगर एक आदमी करे तो उस काम को ज़्यादा दिन में करेगा। तो जब भी ज़्यादा दिन करना पड़ता तो गुना हो जाता। यहाँ अगर 360 डिग्री है तो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, 360 से कम गए, एक आ गए तो ये 360 भागा में पड़ जाएगा। हमको केंद्रीय कोण कितना है, थीटा, तो इसलिए थीटा पे निकालते हैं, तो थीटा पे कितना बनेगा, तो पाई आर स्क्वायर बटा 360 गुना थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा, प्रूफ हो गया, समझ में आया। ये आपका आ गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब आते हैं त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई के बारे में। ठीक है, तो इसे इरेज करते हैं, देखिएगा आगे। फिर से ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 360 डिग्री
केंद्रीय कोण वाले त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, ठीक, चाप कहते हैं इस भाग को। अगर देखिए, अगर थीटा है तो चाप इतना बड़ा, अगर थीटा और बड़ा रहेगा तो चाप और बड़ा होगा। अगर थीटा को ही 360 बोल दे तो ये पूरा का पूरा ये चाप की लंबाई हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? चाप की लंबाई, ठीक। तो 360 डिग्री केंद्रीय कोण वाले त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई 2 पाई r। समझ में आया क्यों? अगर ये थीटा है तो चाप इतने लंबा, अगर हम थीटा को थोड़ा सा और बड़ा करते हैं तो चाप अभी इतना बड़ा हो जाएगा। थीटा को अगर और बड़ा करते हैं तो चाप इतना बड़ा हो जाएगा, और करेंगे तो और बड़ा होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया? आ गया ना? तो 360 डिग्री केंद्रीय कोण वाला था 2 पाई r। अगर इसीलिए अगर 1 डिग्री वाला रहेगा तो 2 पाई r बटा 360। कोई दिक्कत? इसीलिए हमको थीटा वाला चाहिए, हमको इससे नहीं मतलब है। इसको डॉट 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 दिखा देते हैं, ठीक। अब देखिएगा, इसलिए थीटा के लिए तो 2 पाई r बटा 360 अगुना थीटा। तो यहाँ पे लिखा जाएगा त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई r इंटू क्या हो जाएगा? 2 पाई r। थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई r। कोई दिक्कत? ये हो गया आपकी चाप की लंबाई, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब क्या करिए ना, यहाँ पे जो चाप है इसको L मान लेते हैं। क्या मान लें? L। क्या माने? L, ठीक। आगे देखिएगा, तो आपको बताए थे परिमाप या परिधि के मतलब क्या होता है। परिमाप या परिधि का मतलब होता क्या है? चारों तरफ की लंबाई, ठीक है। क्या ठीक है? चारों तरफ की लंबाई। तो अगर हम बोले त्रिज्यखंड का परिमाप बताइए, परिमाप, तो देखिए त्रिज्यखंड कहाँ से कहाँ जाएगा। इसको इरेज करते हैं। देखिए यहाँ से ये जो हो गया, ये त्रिज्यखंड की परिमाप हो गया। त्रिज्यखंड के परिमाप में R R L, R R L, मतलब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं चाप की लंबाई प्लस 2R, या चाप की लंबाई को L भी कह सकते हैं प्लस 2R। या आपका माने कि नहीं सर हमको ऐसा नहीं लिखना है, तो डायरेक्ट लिखिए त्रिज्यखंड का परिमाप बराबर 2R प्लस थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई r। क्यों लिखे? क्योंकि ये जो लिखे हैं ये त्रिज्यखंड का चाप की लंबाई है ना। थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई r क्या है? L का मान है, चाप की लंबाई। कोई दिक्कत नहीं ना। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया, त्रिज्यखंड का चाप की लंबाई हो गया, त्रिज्यखंड का परिमाप हो गया। ये त्रिज्यखंड खत्म। अब आते हैं वृत्तखंड के बारे में। लास्ट पॉइंट किसके बारे में? वृत्तखंड के बारे में। वृत्त का वृत्तखंड, हाँ, वृत्त का वृत्तखंड क्या हुआ? सेगमेंट ऑफ ए सर्किल, हाँ, ठीक है। देखिएगा, इसको पहले समझते हैं कि वृत्तखंड होता क्या है। आज क्या करते हैं कि वृत्त से संबंधित थ्योरी ख़त्म, नेक्स्ट क्लास से उसका एक्सरसाइज पे चलेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, वृत्तखंड तो कहता है क्या कि
कि अगर किसी वृत्त में एगो जीवा घिस देते हैं, ठीक, ये जीवा ए बी और ये हो गया उसका चाप, तो ये जीवा और चाप मिलके जो जगह छेदता है उसी को कहते हैं वृत्तखंड। अब यही है कि जीवा होता क्या है, तो किसी वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड जीवा कहते हैं। अब वो जीवा आप चाहे ऐसे लिख दीजिए ये भी जीवा है, चाहे ऐसे लिख दीजिए ये भी जीवा है, ऐसे कर दीजिए ये भी जीवा, कैसू कर दीजिए, सब क्या होगा, जीवा। तो फिर से बोलते हैं, किसी वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाती है। अब वृत्त का जीवा और संगत चाप जो मिलके एरिया या जो जगह छेदता है उसे वृत्तखंड कहते हैं। कोई दिक्कत है? ठीक है, इसको लिखिएगा, वृत्त का वृत्तखंड किसी वृत्ताकार क्षेत्र का वह भाग जो एक जीवा तथा उसके संगत चाप से घिरा हो उसे वृत्त का वृत्तखंड कहते हैं, उसे वृत्त का वृत्तखंड कहते हैं। कोई दिक्कत? पैराग्राफ चेंज करके, बड़ा वृत्तखंड को दीर्घ वृत्तखंड तथा छोटा वृत्तखंड को लघु वृत्तखंड कहते हैं, लघु वृत्तखंड कहते हैं। कोई दिक्कत? तो ये आपका हो गया वृत्त का वृत्तखंड, किसी वृत्ताकार क्षेत्र का वह भाग जो एक जीवा और उसके संगत चाप, संगत मतलब पड़ोसी, संगत चाप मतलब पड़ोसी चाप से घिरा हो उसे वृत्त का वृत्तखंड कहते हैं। बड़ा को दीर्घ और छोटा को लघु। ये तो हम वृत्तखंड दिखा, अब देखिए लघु और दीर्घ क्या होता है। ये हो गया। अगर हम यहाँ पे ऐसे लाइन खींच देते हैं तो ये वाला हिस्सा हो गया लघु, ठीक, और ये वाला जो हिस्सा हो गया इसे कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड, इसे कहेंगे लघु वृत्तखंड। यही होता, एक बड़ा एक छोटा। ये हो गया जीवा, इसके लिए संगत चाप ये और इसके लिए संगत चाप नीचे वाला। कोई दिक्कत नहीं ना? अब आते हैं इसके क्षेत्रफल के बारे में, ठीक है, देखिएगा। दो तीन पॉइंट पहले लिख लेते हैं। अगर आपसे बोला जाए वृत्तखंड के चाप की लंबाई बताइए, तब वृत्त के चाप की खंड की लंबाई वही होगा जो त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई था। क्या था? थीटा बटा 360 गुना 2 पाई आर, थीटा बटा 360 गुना 2 पाई आर। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक। दूसरा अगर पूछा जाए वृत्तखंड का परिमाप बताइए, परिमाप तो क्या होगा? चाप की लंबाई प्लस जीवा की लंबाई। यहाँ पे थोड़ा सा हो गया, जीवा की लंबाई को आपको एल मानना था, वहाँ पे हम चाप की लंबाई को एल मान लिए।
तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एल मांग सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर चाप की लंबाई थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर 2πr प्लस चाप की लंबाई को क्या मान लिए एल, या इसको सीधा क्षेत्रफल बोल दिए, सॉरी, यहाँ वृत्तखंड का परिमाप लिख लेते हैं, इसीलिए क्षेत्रफल आ गया था स्क्वायर। वृत्तखंड का परिमाप लिखना था ना, परिमाप, तब वृत्तखंड का परिमाप हो गया थीटा बटा 360 इंटू 2πr प्लस एल, या इसको सीधा करके एल प्लस थीटा बटा 360 डिग्री इंटू 2πr, आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक और सबसे थोड़ा सा बड़ा वृत्तखंड का क्षेत्रफल, अब उसको सीखते हैं। क्या चीज देखिएगा सर, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। ठीक, ध्यान से देखिएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है फार्मूला थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये हम पहले फार्मूला लिख देते हैं। अभी आया कहाँ से उसके बारे में चलते हैं। ठीक, तब मेनली क्या होता है ना, वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है उसके पहले आप वृत्तखंड के बारे में जानते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर हम यहाँ से यहाँ मिला देते हैं ये थीटा और इस लाइन को मिला देते हैं तो ये बना त्रिज्यखंड। तो वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस क्या, माइनस ये त्रिज्यखंड पूरा हो गया। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में अगर यहाँ से यहाँ लाइन खींच के अगर हमको इसको निकालना, तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में ये त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल घटाना है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। ठीक, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सब जानते हैं कि थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। अब ये है कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है। अब इसका क्षेत्रफल लाएंगे, पुट कर देंगे, आपका आंसर ये हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, तो अब हेडिंग पड़ेगा त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। और मेनली तो आपको वृत्तखंड का क्षेत्रफल यही होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, आगे देखिएगा, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल निकालना है। उसके लिए ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे दिया हुआ है AOB एक त्रिभुज है जिसमें OA बराबर OB बराबर R। ठीक, एंगल AOB बराबर थीटा, ये मान लेते हैं, माना, कोई दिक्कत नहीं ना। निकालना क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। उसके लिए एक रचना क्या करते हैं, OP लंब डाल देते हैं AB पर। यहाँ देखिएगा, यहाँ से यहाँ लंब डाल दिए P, ये दोनों हिस्सा आपस में बराबर, ये लंब हो गया, ये हिस्सा कॉमन है। ठीक है, प्रमाण में देखिएगा, बहुत आसान है। त्रिभुज AOP तथा त्रिभुज BOP में, दो त्रिभुज में चलते, एक इधर एक इधर। 9th में पढ़ने का सर्वांग समता, और भी RHS सर्वांग समता। RHS का मतलब R मतलब राइट एंगल, H मतलब हाइपोटेनस, H मतलब साइड। राइट एंगल मतलब हो गया कि समकोण होना चाहिए, समकोण 90 डिग्री दोनों में। दूसरा हाइपोटेनस मतलब दोनों में कर्ण बराबर होना चाहिए। तीसरा साइड, साइड मतलब होता है कि दोनों में से कोई एक और साइड बराबर होना चाहिए। तो जैसे एंगल APO बराबर एंगल BPO, दोनों में 90 डिग्री।
आर हो गया राइट एंगल। अब आते हाइपोटेनस, ओ ए बराबर ओ बी, ये हो गया दोनों में कर्ण बराबर। अब कोई एक और साइड भी बराबर होना चाहिए, तो दोनों में ओ पी आता है, दोनों में क्या आता है ओ पी। तो इसे लिख सकते हैं आर एच एस सर्वांग समता से, सर्वांग समता प्रमेय से त्रिभुज ए ओ पी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज बी ओ पी का। कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। ये दोनों सर्वांग सम हो गया। तो कहा क्या जाता है, या ना पढ़े होंगे तो ध्यान होगा कि जब कभी भी दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो जाए तो इसमें 6 चीज़ बराबर होता है। पहला 3 चीज़ क्या, दोनों त्रिभुज का संगत भुजा बराबर, जैसे ओ ए बराबर ओ पी है, ओ बी है, ओ पी दोनों में है। अब यह है क्या, ये भी हिस्सा आपस में बराबर हो जाएगा, मतलब आप यहाँ लिख सकते हैं ए पी बराबर बी पी। इसे अच्छा इसको लिख सकते हैं हाफ ए बी बटा 2, ए बी का ये बड़ा से ए बी हो गया, ए बी का आधा हिस्सा ही है, आधा हिस्सा ये। दूसरा तो तीनों भुजा संगत भुजा बराबर, तीनों संगत कोण भी बराबर, जैसे ये 90 90, ठीक। अब जो जो भुजा बराबर है उसके सामने का कोण भी बराबर होगा, जैसे ये दोनों भुजा बराबर, तो इसके सामने का कोण ये और इसके सामने का कोण ये। देखिएगा ये पूरा को हम माने थे थीटा, इसको क्या माने थे थीटा, लेकिन जैसे ही सर्वांग सम हो गया तो ये हो गया थीटा बाई 2 और ये भी हो गया थीटा बाई 2। यहाँ लिख सकते हैं एंगल ए ओ पी इक्वल टू एंगल बी ओ पी इक्वल टू थीटा बाई 2। और कोई प्रॉब्लम है नहीं ना। अब आ रहे हैं, अब किसी एक त्रिभुज में चलते हैं। त्रिभुज ए ओ पी में बात एक ही है, आप ए ओ पी में चलिए या बी ओ पी में चलिए, कोई दिक्कत नहीं। करना क्या है, आपको एक बार साइन थीटा एक बार कॉस थीटा निकालना, ठीक। तो देखिएगा साइन थीटा, थीटा के जगह पे थीटा बाई 2 यूज़ करेंगे। साइन थीटा वाला पढ़े थे लंब बटा कर्ण, तो साइन थीटा लंब होता है थीटा के सामने का भुजा, तो थीटा के सामने का भुजा ए पी, कर्ण कौन हो गया 90 के सामने का ओ ए। कोई दिक्कत है नहीं, ये हो गया साइन थीटा बाई 2। ओ ए गुण भागा में इधर आएगा तो ओ ए का मान कितना है, ये आर है, ओ ए का मान आर। तो आप चाहें तो एक बार और लिख देते हैं साइन थीटा बाई 2 बराबर ए पी बटा आर, ए पी बटा आर। तो यहाँ पे लिखा जाएगा आपको, चूँकि ए पी बराबर आर भागा में इधर आ गया तो आर गुना साइन थीटा बाई 2, ये आपका आ गया ए पी। क्या आ गया, कोई दिक्कत है। एक चीज़ और करेंगे। अच्छा एक चीज़ हम लोग पढ़े थे बचपन से ही कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना, ठीक। ए पी मेरे ख्याल से आधार का ही ना भाग है, हमको तो आधार में ए बी चाहिए, तो क्या आप ए पी को हटा के ए पी बराबर ए बी बाई 2 रख सकते हैं। तो ए पी को हटा के क्या करते हैं ना, ए बी बाई 2 रख देते हैं, बराबर आर गुना साइन थीटा बाई 2, 2 भागा में उधर जाएगा तो ए बी बराबर 2r साइन थीटा बाई 2। ये आपका 2 नहीं लिखे हैं, आइए काटिएगा 2 से 2 नहीं कटेगा, ये थीटा वाला पार्ट है, थीटा गुना में नहीं रहता, जो कट जाएगा। समझ में आया। ऐसे एग्ज़ाम में आता होता नहीं है, खाली समझ लीजिए कि ये ऐसे सॉल्व होता है। क्यों आया, तो ये आपका आ गया ए बी का मान। थोड़ा सा स्पेस कम है, अब इसको मिटाते हैं। अब आते हैं दूसरा, अब कॉस थीटा निकालते हैं। कॉस थीटा का मान होता है आधार बटा कर्ण। अब देखिएगा अगर थीटा ये है तो आधार कौन होगा, ओपी,
आधार कौन? OP, और कर्ण हो जाएगा OA। cos θ/2, cos θ/2 बराबर OP को रहने दीजिए, OA का मान R, भागा में इधर आएगा तो सीधा सीधी लिख सकते हैं OP बराबर R गुना cos θ/2। कोई दिक्कत? अब आगे ध्यान रखिएगा एक चीज़, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल निकालना था। तो त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई, 1/2, आधार आपका AB और ऊंचाई आपका OP, 1/2। AB का मान देखिए क्या लाए, 2R sin θ/2 इंटू OP का मान क्या लाए, R cos θ/2। कोई दिक्कत नहीं ना? 1/2 R गुना R क्या हो जाएगा, R गुना R स्क्वायर, और ये लिखा जाएगा 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2। कोई दिक्कत है? थोड़ा सा ऊपर देखिएगा यहाँ पे, बस हो गया थोड़ा सा। ये हो जाएगा 1/2 R स्क्वायर, ठीक। यहाँ से यहाँ तक एक फार्मूला है, इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन थीटा। क्या लिख देंगे? तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बराबर 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा। ये आपका यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, साइन 2θ बराबर होता है 2 साइन थीटा गुना कॉस थीटा, ठीक। इसी का छोटा भाई देखिएगा, अगर 2θ है तो इसका आधा आधा लिखाता है, अगर हम खाली थीटा लिखें तो इसका लिखा जाएगा 2 साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2। इसको याद रखिएगा, समझ में आया? अब यही त्रिभुज का क्षेत्रफल वहाँ पे पुट कर देंगे, आंसर हाजिर। समझ में आया ना? तो ये लास्ट हो जाएगा। यहाँ पे अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 पाई R स्क्वायर माइनस 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा। आज ये टॉपिक ख़त्म, ठीक है। अगला क्लास से एक्सरसाइज पे चलेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, चलिए ठीक है।